जी, अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ऐसा कम होता है कि आपका माशाल्लाह जब इंटरव्यू हुआ तो इतना मकबूल हुआ, काफ़ी मेरे अच्छा पास चलिए। ऑफ द रिकॉर्ड सवालात भी आते रहे अच्छा और जज़ाकल्लाह। कुछ चीज़ों की तशनगी भी रह गई लोगों में, अच्छा। तो इसीलिए मैंने आपको ज़हमत दी कि साहब वो तो किस्सें हो गई मुकम्मल, हुँ। लेकिन अब आ जाएँ आप कटहरे में लोगों के सवालात के जवाब दें। चलिए मेहरबानी लोगों कुछ की। सवालात तो लोगों ने आपसे डायरेक्टली भी किए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल पहले किए। आप आ जाएँ अपने सवालात से जो लोगों ने आपके इंटरव्यू के हवाले से आपसे सवालात किए। चलिए वो कर लेते हैं। चलिए पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मुझे किसी एक सीनियर हैं हमारे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हमारे पास यूनिवर्स बैंक में थे, अभी भी हैं माशाल्लाह बैंकिंग में। वो पहले मुझे डॉन कहते थे, अब ये जो ना नाम बदल रहे हैं बार-बार बीवी, बीवी, बीवी। पहले तो मुझे डॉन कहते थे, हाँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया में मेरे साथ हैं, वो फेसबुक में ना, तो वो कोई चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ तो वो उसपे कमेंट्स और ये लाइक्स वगैरह इतने आना शुरू हो जाते हैं ना, तो हाँ, कहते हैं कि तुमने बदमाशी मचाई हुई है बैंक में लगता है, और ये अच्छा, सारे तुम्हारे स्टाफ हैं, और ये तुम जो है ना लोगों को पोस्ट करते हो, लोगों से कहते हो कि जो है ना, मैंने बोला नहीं वो उनकी तो इस इंटरव्यू के बाद फिर उन्होंने कहा अब मुझे लगता है तुम सेलिब्रिटी हो गए हो। हमारे तो ये दिलों में सेलिब्रिटी तो हमेशा से थे। नहीं, जी, जी, जज़ाकल्लाह। तो हाँ। वो लोगों का प्यार है, हुँ। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। बल्कि लोग वो शुरू में आपने एक छोटा-सा क्लिप भेजा था, एक छोटा-सा, मेरे जी, हाँ ख़्याल जी, से जी। 1 आध मिनट का। हाँ। उसपे तो लोग इतने वो हो गए कि भई वो कब आ रहा है, कब आ रहा है? फिर वो सवाल आता ना शुरू हो गए। मैंने बोला भाई मैं फँस गया था ये ये प्री प्लान नहीं था, उनकी मेहरबानी है तस्नीम साहब की। नहीं, नहीं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, आपकी बड़ी मुझे मेरे पास मेहरबानी। जो जी। फीडबैक आया वो ये आया कि जो आप जितनी सादगी से और जितने आपने सही खुल के बातें की हैं, हुँ, वरना होता ये है कि लोग ज़रा-सा आगे बढ़ते हैं लाइफ़ के अंदर, हुँ। तो वो अपनी औकात को भूल जाते हैं। ये और अल्लाह की मेहरबानी है, ये ये अल्लाह की होता है ये, मेहरबानी। ठीक है, ठीक बिल्कुल। है। और वो अपने उन वक़्त के दोस्तों को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि कहीं याद ना दिला दे कि बीबी असल में क्या चीज़ था। तो वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आपने बड़ी खुल के और बड़ी सादगी से बात की और इससे मेरे उन दोस्तों को, उन साथियों को बड़ा हौसला हुआ, जी, जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल। मालूम हो गया कि लाइफ़ में चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, बल्कि बिल्कुल सही बात। कोशिश की जाए और फ़ख्र किया जाए अपने ऊपर कि हम नीचे से ऊपर आए हैं। तो आपके बिल्कुल, याद मेरे पास जो फीडबैक आया वो ये आया कि आपने जी, अब ये बताया कि माज़ी पे शर्म खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बल्कि बिल्कुल, माज़ी पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि बिल्कुल हम सही यहाँ से बात उठ के वहाँ तक आ गए। है। नहीं, नहीं बिल्कुल मेरी तो देखें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले पहले भी कहा, उस दिन भी कहा था कि जी अ, आई एम नॉट सेल्फ मेड, आई एम गॉड मेड। ये तो अल्लाह का करम है, और मेरी हमेशा ये दुआ रही है अल्लाह से कि मौला इतना नहीं देना कि मैं अपने आप को भूल जाऊँ। सही बात है। मतलब अभी देखें मुझे उसके बाद ऑफ़र्स भी आए, मीज़ान बैंक से भी ऑफ़र है, किसी और बैंक से भी आई। तो मैंने दिल में सोचा यार मतलब मैंने क्या करना है? और एक दिन किसी से डिस्कशन हो रही थी सीनियर से ऐसे ही, मैंने कहा मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ जितनी मैंने सेविंग की है ना, कि जब तक मैं सारी खर्च ना कर लूँ तो तब तक मुझे उठाना नहीं। इसीलिए अब खर्चा करना आपने बंद कर दिया बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं है। ये तो उस्तादियत मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कहा देखिए मेरे अब्बू ने कोई मेरे लिए जायदाद नहीं छोड़ी, ही वाज़ अ सिंपल मैन माशाल्लाह, मैंने उससे बताया आपको। तो मैंने कहा मुझे जैसे अल्लाह ने दिया है ना तो मेरे बच्चों को भी अल्लाह दे जी, देगा। इंशाअल्लाह। वो किसी ने ऐसे ही बात हो रही थी, वो फैज़ साहब हैं, उनका मैं ज़िक्र थोड़ा-सा इसलिए यहाँ पे करूँगा कि फॉर मी ही इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ मोहसिन, वो मेरे मोहसिन है रहे, तो मेरे कोलीग। आपको एक कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आपको मीज़ान बैंक में लाने वाले लोग कौन थे? अच्छा जिन्होंने आपका जी हाँ, वो हाँ, बताता हूँ, वो हाँ। बताता हूँ। मीज़ान बैंक में मुझे सब जानते हैं, मीज़ान बैंक वाले उनको। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि मीज़ान बैंक को अ, ऊपर लाने में स्टार्टिंग से उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका और उनकी टीम का। रिज़वान अता साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मीज़ान बैंक में। जब बैंक बंद हुए थे तो तब मैं चला गया था बैंक, और उन्होंने मुझे बताया जिस दिन उन्होंने मुझे कॉल रिज़वान की। अता साहब बहुत प्यारे आदमी हैं, यहीं बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया अच्छा मुझे माशाल्लाह, और माशाल्लाह, मेरा ख़्याल है माशाल्लाह। कि सिटिंग प्रेज़िडेंट में वो पहले हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, बाकी तो मेरी किसी से बिल्कुल, हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी सारे एक्स नहीं, आएँगे। नहीं, ही डिज़र्व दैट पोज़ीशन बहुत माशाल्लाह, बहुत और उम्दा। जिस किस्म के वो हम्बल पर्सन हैं एंड डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं ना, मतलब ही इज़ आल्सो वन ऑफ दोज़ कि उन्होंने अपना पास्ट नहीं बोला, लाइक मी अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़वान साहब आल्सो केम फ्रॉम वेरी बॉटम पोज़ीशन। जी, 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 मतलब जी। वो दुबई बैंक और वो एमिरेट्स बैंक, वो उसकी हम शुरू-शुरू। तफ़सीली इंटरव्यू 4 में आप हाँ, सुन लीजिए बिल्कुल। सुनिएगा ज़रूर उनका इंटरव्यू अच्छा हाँ, इंशाल्लाह, बड़ा मज़ेदार है इंशाल्लाह, वो। अच्छा इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह। तो रिज़वान साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और वो मुझे उन्होंने कॉल किया था जब मैं सऊदी पाक आ गया था। और अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि बशीर मैंने आपको पहले इसलिए नहीं कॉल किया था क्योंकि आप फर्नांडिस साहब के साथ चले गए थे। मैंने आपको बताया था हुँ, ही हुँ, वाज़ माय हुँ, हुँ, मेंटर, हुँ, हुँ। क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हुँ, तो कहते थे कि वो ऐसे बंदे नहीं है कि मैं उनसे आपको छीनूँ। तो हुँ। लेकिन अब आप क्योंकि एक और बैंक में आ गए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ आप मीज़ान में और उनका पर्पस वही था, जो जो बात हुई थी ना पॉलिसी प्रोसीजर की,
कि बशीर भाई मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे भी यहाँ हैं, यहाँ तो हमने एक इंग्लिश बैंक, फ्रेंच बैंक टेक ओवर किया था और हम इस्लामिक बैंक हैं। पहले तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ये इस्लामिक वगैरह का तो नहीं पता था। अच्छा, एक साथी ने सवाल किया था कि जो मीज़ान बैंक में जितने वो सिम कहते हैं ना शायद उसको, वहाँ कहते थे सिम, यहाँ तो हाँ, हमने इसको जीबीएम नाम दिया था। ये क्या जी नाम है जीबीएम। तो मतलब मैनुअल बनने से पहले इंस्ट्रक्शन ये आने शुरू हो गए थे ये, बिल्कुल, पहले ठीक तो है देखें वो ईमेल पे ही जी इंस्ट्रक्शन जाती थी, उसी पे जी। ही ऑडिट और होता उसमें था। प्रॉब्लम ये होता था कि एक आदमी गई, उसके ईमेल बॉक्स में पड़ी हुई है, वो वो ट्रांसफर नहीं, हो गया हाँ, दूसरा आदमी बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सारा स्कैटर्ड था। लेकिन पहले किसी न किसी शेप के अंदर लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया गया था कि कैसे तुम्हें करना है, क्या करना है, एसओपी से फोकस किया एसओपीज, था हमने, ठीक बिल्कुल, है। क्योंकि वो बहुत शॉर्ट और होती बाद थी। में फिर पूरा मैनुअल है, तो ये बिल्कुल। जरा कुछ लोगों ने कहा था कि इसमें थोड़ी सी तशनगी रह गई है, थोड़ा तफसील से बताइए कि इसमें आपका अपना किरदार क्या था उन एसओपीज वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, मैनुअल जो बने हैं सारे, फिर उसमें आपका जी, क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि उसने बड़ी एक बैकबोन बनी है मीजान बिल्कुल बैंक के ठीक। लिए। वो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने बताया था ना, पहला जो मैंने एसओपी बनाया था वो चेकबुक इशुएंस का बनवाया था जी 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 जी, इनवेस्ट हाँ। बैंक में। तो उसके बाद जो है ना हेड ऑफिस से एक फंक्शन शुरू हुआ था। दिस इज नॉट द फर्स्ट मैनुअल दैट आई मेड, हम्म। ये तीसरा था। हम्म। पहला वाला इमरस बैंक का था, वो री रिटन था। अच्छा, हमारा एक हेड ऑफिस का मैनुअल था जो बस इधर देखना, हाँ। बैंक की पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे बना था, यूएई की। तो हम्म। उसमें पाकिस्तान वाली सारी चीजें शामिल नहीं थी। बहुत हम्म। सारे फंक्शन जो पाकिस्तान में होते हैं, जैसे वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट हाँ, डिफरेंट थे, सही बात यहाँ है, डिफरेंट हाँ। थे, अलग अलग कंट्री फिर है। बीइंग इस्लामिक बैंक और भी कई नहीं, कम्युनिकेशन जी। इमरस बैंक की बात कर रहे अच्छा अच्छा, हैं। जी जी, इमरस हाँ। बैंक जो था उसमें पहला वो ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आप यूएई का जो मैनुअल है, जो सिम है, उसको अब आप लोग रिव्यू करें टू मेक इट पाकिस्तान सिम। जी जी, तो पाकिस्तान जी वो रखिएगा शुरू से, हुआ था, जी तो जी। वो प्रोजेक्ट आया था हमारे पास। फर्नांडिस वाज हेडिंग दैट, मैं था और मेरे साथ काशिफ जैदी था। अच्छा। इंटायर काशिफ जैदी ने जो है ना देखा वो ट्रेड और फाइनेंस का मैनुअल, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन ट्रेड एंड फाइनेंस। जी वो जी। ऑडिट में भी स्टार्टेड एज ए ऑडिटर। अच्छा। काशिफ जैदी यूनियन बैंक में, यूनियन जी। बैंक वो सैगल वालों का जो था अच्छा अच्छा वो अच्छा उसमें अच्छा, थे। फिर जी वो जी। बाद में एमरस बैंक में आ गए थे, मेरी टीम में आ गए थे। वो स्पॉट चेक मैंने बताया था, उसमें हम जाते थे। तो वहाँ वो हमने रिव्यू किया सारा ऑपरेशन का मैनुअल, सारा ऑपरेशन का मैनुअल मैंने रीराइट किया, मतलब पूरा लेके और उसको दोबारा पढ़ के जो जो चीज़ें थी वो काटी और जो पाकिस्तान की चीज़ें थी इंटर की। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी मेड। वो हेड ऑफिस के अप्रूवल के लिए, जब तक वो अप्रूवल के प्रोसेस में रहा तो उस दौरान में बैंक सोल्ड आउट हो गया। तो वो नहीं हुआ, एक तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना काम करके भेज चुके थे। ये एक्सरसाइज कर चुके थे बिल्कुल, तो तो वो पाकिस्तानाइज एक फॉरेन बैंक के बिल्कुल को पाकिस्तानी करने के लिए, पाकिस्तानाइज किया गया यहाँ की था। तो रेगुलेशन वो के लिहाज एक से, यहाँ के तरीके से पूरा मैनुअल, जैसे ना वो लोग मुझे, मैंने कहा था कि मुझे मिस्टर सिम कहते थे, तो क्योंकि वो सारा पढ़ना पड़ गया था मुझे उस हालांकि दौरान। उस जमाने में सिमें तो आई नहीं थी, वो तो बाद में चौराहे के ऊपर सिमें बिकी शुरू उसमें भी मैं आऊंगा। 25 रुपए का बैलेंस फ्री क्या। तो वो वहां से शुरू हुआ। फिर सऊदी पाक में जब मैंने ज्वाइन किया, तो सऊदी पाक में ऑलरेडी बोर्ड ने वो जो प्रोसीजर पॉलिसी, जो डॉक्यूमेंट करने का जो प्रोसेस था, क्योंकि वो प्लाटिन प्रोडेंशियल बैंक था, जी जी, प्रोडेंशियल बैंक तो वो उन्होंने दे दिया था एक्सटर्नल रिसोर्सेज को। तो मेरे पास जो आया वो रिव्यू आया उसका। मैं ख्याल है प्रोडेंशियल में तो चीज वही रही होगी जो कि जंग के अखबार के बारे में मशहूर थी कि हमारी ये पॉलिसी है कि हमारी कोई भी पॉलिसी नहीं। तो ये नहीं कह रही होगा कि हमारा ये प्रोसीजर है कि हमारा कोई तो प्रोसीजर सऊदी नहीं है। पाक आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज सच्चाई है। रशीद याकूब साहब के जमाने में जी क्या जी क्या जी जी, क्या। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनका नाम बड़ा सुना था। जी जी जी। तो वो जब उन्होंने आउटसोर्स जिनको किया था ना, उन्होंने बनाया, तो वो रिव्यू के लिए फिर हमारे पास आया। उस पर फिर मेरी उनसे काफी जो है ना बहस हुई। उनके जो भी थे टीम लीड वगैरह, क्योंकि वो एक्सटर्नल थे, कोई ऑडिट फर्म था, उनको दिया था। यार मैंने कहा ये जो आपने मैनुअल बनाया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों? मैंने बोला मुझे लग ये रहा है आपका बंदा जाके एक बंदे के पास बैठता है हमारे ब्रांच में, वो उसको जो बताता है उसने डॉक्यूमेंट कर दिया, तो ये जस्ट ए ग्लोरिफाइड टाइपिस्ट। इसने ना इसमें कंट्रोल डाले हैं ना इसमें कोई रिस्क डाला है, तो ये इस किस्म का मैनुअल तो नहीं चाहिए। वो बड़ी तू तुम्हें बात ऊपर तक गई। फिर ये डिसाइड हुआ कि यार अब इन्होंने बना तो दिया है, इसको जो है ना अब इसको फाइनल तो करना है हमने। तो अब उन्होंने उनके साथ क्या किया तो मुझे नहीं पता। तो हमारे पास एक थे शुएब साहब थे, मोहम्मद शुएब, ही वाज आवर सीएफओ, और वो स्टेट बैंक से आया था जब मोरेटोरियम लगा था, तो ही वाज पोस्टेड इन प्रूडेंशियल बैंक। फिर सऊदी पाक हो गया तो उनको सीएफओ उन्होंने हायर कर लिया। तो ही वाज वेरी डिसेंट फेलो। शुरू शुरू में हमारी नहीं बनती थी। वैसे शोएब नाम के अक्सर लोग मैंने देखा काफी डिसेंट पाए जाते थे। नहीं ये वाकई में शेब गोशी साहब है, शोएब ये साहब, मोहम्मद शोएब साहब, शोएब साहब। जी जी। तो फिर बाद में ही बिकम वेरी गुड विद मी। तो उन्होंने कहा कि यार बशीर भाई बैठ के इसको ना देखते हैं क्या करना है। तो हमने और उनने बैठ के ना हम दोनों खोल लेते थे अपने लैपटॉप पे, जी जी एक जी एक लाइन पढ़ता था, तो फिर अच्छा, उसमें चीजें ऐड करते थे, मतलब दैट ये लेवल पे जाके ये इसको सारा तजर्बा आपको मीजान बैंक में काम आया? ना नहीं, सर सऊदी पाक
अच्छा अच्छा पहले इमरस बैंक, हाँ फिर नहीं वो सऊदी पाक। तो जी जी। उन 2 बेसिस पे फिर मैंने मीज़ान बैंक का जो पूरा मैनुअल है ना, आई डॉक्यूमेंटेड ऑल दैट माय सेल्फ हाँ मैं वही कह मोस्ट रहा ऑफ था द कि टाइम। आपको जो मीज़ान में कि बेनिफिट मिला वो आपके एमिरेट बैंक का था जी, और सऊदी पाक का सऊदी था। पाक का और जहाँ सऊदी जो पाक कुछ में हम तकरीबन आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया बिल्कुल शुरू और किया, एमिरेट बैंक अपने फॉरेन वाले को अडॉप्ट किया। फॉरेन वाले को अडॉप्ट किया, तो एक जी। तरीके से आइडिया हो गया था तो कि इस तरह आप पहले आ से गए मीज़ान बैंक की बिल्कुल, तरफ। मीज़ान बैंक में आ गया, तो ये बन गया। तो ये 3 मैनुअल्स थे जिन पे मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है थोड़ा बहुत जो भी है। मीज़ान वाले में बहुत ज़्यादा रहा, बिल्कुल स्क्रैच से बना है, एसओपी पूरी की पूरी जो है ना मैंने बनाई है। और होता ये था कि वो मैं सैटरडे वाले दिन या छुट्टियों वाले दिन में बैठ के ना बनाया करता था, क्योंकि वो दिन में तो टाइम नहीं मिलता था। और आपको याद पता है नहीं पता कि जब मैं आया था तो मैं था, अरशद साहब थे और एक ज़की थे हमारे पास, ज़की आलम अच्छा साहब। ज़की के नहीं आता। हाँ वो सुना हुआ है, स्कैनिंग मशहूर वगैरह का शख्सियत तो है। अब वो शरिया में ना वो जो अच्छा 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 कंप्लायंस के लिए जाते हैं। आर्काइव के अंदर जो शर्मी सर बैठते शायद वो नहीं, नहीं, स्कैनिंग वो करते। शरिया कंप्लायंस में अब अच्छा दुबले पतले से हैं, तो अच्छा वो शुमे थे खाली। स्कैनिंग में नहीं थी शुमे वो। नहीं, स्कैनिंग में नहीं थे, अच्छा स्कैनिंग में खैर नहीं थे। ठीक है छोड़ दें इसको। हाँ तो बस हम 2 लोग थे, तो दिन में तो टाइम नहीं मिलता था, तो फिर शाम में बैठ के सैटरडे वाला दिन बैठ के वो थोड़ा-थोड़ा करके सबसे पहले लेकिन हमने एसओपी बनाई, फिर पॉलिसीज़ बनाई, फिर जब बिल्कुल तैयार हो गए ना, तो फिर अरशद साहब मुझे पकड़ के "बीबी चलो।" मैंने कहा, "कहाँ?" कह रहे, "आरिफ साहब के पास।" मैंने क्यों? कह रहे, "अरे मैंने बोला नहीं करें, वो कुछ पूछ लेंगे, पहले इसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार देख।" कह रहे, "नहीं, हमने सब देखा, दिस इज़ फाइन और ब्रांचेज़ में जा चुका है, तो नाउ वी हैव टू टेक मैनुअल साइन ऑफ।" तो वो आरिफ साहब के पास लेके गया था, ही वाज़ वेरी हैप्पी। यार चलें बैंक में कोई वैसे जो मैनुअल। आपकी रिलक्टेंस नजर आई थी आरिफ साहब से मिलने के लिए, हुँ। उस पर मुझे याद है कि मैं अपने करियर में पाक कोच में था, मीज़ान में था, तो हमेशा मैं चीफ एग्जीक्यूटिव को मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता था। हुँ, तो लोग मुझसे कहते थे हुँ। कि आप बड़े लकी हैं, आपको बड़ा एक्सपोज़र मिलता है। मैं न कहा नहीं भैया एक्सपोज़ रहता हूँ। दूर रहता है तो बंदा नज़र में नहीं आता है, अच्छा वैसे सामने आता है तो एक्सपोज़ आता है। कंपेयर टू आरिफ साहब और इरफान साहब, जी। मुझे आरिफ साहब से बड़ा डर लगता था। अच्छा, हाँ, ये नाइस पर्सन। नॉट ओनली दैट, हाँ, ही वाज़ अ बैंकर नो। हाँ। तो उनको चीज़ें पता थी ना कि तो कुछ पूछ ना लेना, लेकिन ही वाज़ वेरी सपोर्टिव। हाँ, अच्छा आरिफ साहब की एक बहुत अच्छी आदत थी ना, जब भी कहीं पे वो फँसे थे ना, ही यूज्ड टू कॉल मी डायरेक्टली, मोबाइल पे कॉल, "बशीर, आई नीड योर एडवाइस।" तो दैट वे मेरा था कि उनको पसंद हूँ मैं। लेकिन मैं उनके पास जाने में ना बहुत वो होता था कि यार ये कुछ पूछ ना ले, और उनका अंदाज़ भी औकात ऐसे। खुल के सामने आ जाएगी अगला बैंकर है। अच्छा वैसे उनका और अरशद साहब का एक एक लुक है टिपिकल टाइप का। हाँ। वो जब आपको देख रहे होते थे ना, तो आपको समझ नहीं आता ये गुस्से से देख रहे हैं कि प्यार से देख रहे हैं। अरशद साहब के बारे में कंफर्म कर सकता हूँ, वो आपको प्यार से नहीं देखते थे। नहीं अरशद साहब और मुझे जस्ट बड़ा जोकिंग, प्यार अरशद था। साहब माइंड नहीं कीजिएगा। हाँ? ये भी अरशद। नहीं कैमरे पे थे। हाँ, खैर वो 3 हो गए, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर द 3 एंड हाफ। हाँ। एक आधा मैनुअल भी है जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा। हुँ, वो मेरा मीज़ान वाला जो मैनुअल है ना, वो हुँ। किसी बैंक में हूबहू कॉपी हो गया और वो मार्केट अच्छा, उन्होंने छापा है, वाह! लिटरली छापा है। सही। मैं हाइलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि उसपे बड़ा केक काटा गया है और बहुत सेलिब्रेशन हुई है। तो वो किसी ने मुझे उसके स्नैप उसने भेजे थे, तो वो मैंने देखा था कि वो कॉपी पेस्ट है बिल्कुल। चलें वैसे मैं तो इसको अच्छी चीज़ समझता हूँ कि आपका बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आई डोंट इसको टेक। इस चीज़ को मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ हुँ, कि आपका जो भी काम था, उसकी इतनी कदर हुई कि लोगों ने उसको कॉपी करे, भले क्रेडिट लेते रहें, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसको समझा कि इस काबिल है। इस काबिल है कि इसको और छापा जाए। कामयाबियों की कोई इंतहा नहीं है अगर बिल्कुल। आदमी ये भूल जाए हुँ, कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कम से कम एटलीस्ट आपको आपके काम को एक्नॉलेजमेंट तो मिली। एक्नॉलेजमेंट मिली। आई एम हैप्पी। जी, आई जी, एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी जी काम आ जाए तो किसी फ़र्क के क्या पड़ काम रहा आ है। जाए। जी, और जी। हम देखें अभी भी मैं वो इशरात सिद्दीकी साहब की किताब पढ़ता हूँ, जनरल प्रैक्टिस बैंकिंग एंड प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। एक बुक है उनकी, बहुत यूबीएल वाले जो हैं, जी, 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 वो जी। हमारे बैंक अल-अवीब में उस्ताद भी हुआ करते थे, ट्रेनिंग के हेड हुआ करते थे। हुँ। मतलब वो बैंकर्स थे जो ट्रेनिंग हाँ, ये बाकायदा बड़ा एक दिया करते अनफॉर्चुनेटली थे। है कि बैंकिंग प्रैक्टिस के ऊपर ट्रेनिंग का इतना रवाज रहा नहीं है। रिवाज नहीं पुराने सियाही बैंक में रहा। खानुमा साहब थे, दूसरे थे जो कि मान लेते कि हाँ भाई वो अब बैंकिंग तो ये प्रैक्टिस होता है ना कर कि रहे। उसको बुला लो, उसको बुला लो, उसको कोई बुला यंग एमडी ट्रेनिंग है। डिपार्टमेंट से कोई नहीं आएगा आपको सिखाने के लिए। क्या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज़ नहीं है जी। जो खड़े होके फ्लोर पे आपको गाइड कर सकें? अच्छा एक बात तो बताएँ, जी सर। ज़ाहिर है कि आप भी मेरे साथ अब इस दुनिया में तो अब नौकरी दोबारा नहीं करेंगे मैं। जी, जी, और कोशिश यही है मेरे और अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो फैसला करने की बड़ी वजह ये भी है हुँ। कि हमें कोई नौकरी देगा ही नहीं। आपको शायद है तो मुझे नहीं देंगे। लेकिन अगर अगला जन्म मिल जाए, हुँ, तो आप क्या ओके। बनना पसंद करेंगे? बैंकर तो नहीं बनूँगा, नॉट बैंकर। फिर क्या बनेंगे? जो अल्लाह बना दे, ये तो अल्लाह की किस्मत। मुझे अब मैं जैसे मैंने अब स्टोरी आप मुझसे शेयर सवाल की। करें, हाँ, हाँ, आप क्या बनेंगे? मैं बैंकर नहीं बनूँगा, आप ही नहीं बंदे बनेंगे? का पुत्र बनूँगा। नहीं, वो वाले अगर बैंकर होते ना जो पहले होते थे, मतलब हाँ।
70 की दहाई में, 80 की दहाई में, तो वो वाला तो ठीक थे। ये मैं हर एक को समझाता हूँ, आजकल के तो ये मैं नए जितनी भी अपने यंग से समझाता हूँ कि भैया वो हनीमून पीरियड इज ओवर। अब तो आप हर तरीके से पिस रहे हो, बिल्कुल सही बात रेगुलेटर है। पीस रहा है, हेड ऑफिस पीस रहा है, क्लाइंट्स पीस रहे हैं, नीचे वाले पीस रहे हैं, और बंदा इतना टेंशन के शिकार होता है कि वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। आप जैसे तो माशाल्लाह बुढ़ापे में बूढ़े नहीं हो सके, लेकिन आजकल के बच्चे जो वक्त से पहले बूढ़े आते हैं, हर तरह से इतनी टेंशन है। नहीं, बैंक की नौकरी बहुत टेंशन की बहुत नौकरी है, टेंशन नौकरी वाली, वो वाली नौकरी नहीं है जो और किसी समझ जमाने नहीं में आते होती मेरे, थी। इतने सिस्टम प्रोसीजर आ गए, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, और वो जमाने चले गए कि 31 दिसंबर को बैठ के खाते में मैनुअल, यस जी। यस यस, लेजर बैलेंस करते थे। लेकिन बैंकर आज भी उसी टेंशन में है, उसके कोई वर्किंग आवर खत्म नहीं हुए हैं। अब वो टारगेट की टेंशन में आ गए ना सर। हाँ, अब टारगेट का टेंशन इतना हो गया, पहले जमाने में इतना नहीं था। ये तो किस्त अब बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि पहले आप खुद ही बता दें कि हम्म, कुछ चीजें जो आप समझते हैं कि लोगों ने जो आपसे बातें पूछी हैं इंटरव्यू के हवाले से, हम्म, अब आप बैकवर्ड करना चाहें। चलें बिल्कुल। जी, लेकिन पहले तो यही बात थी कि जी वो उसकी सिम का उन्होंने पूछा था। और दूसरा एक चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो कहते कि जी आपका, हम इतने साल से साथ रहे हैं, ये वाली पिक्चर का आपको नहीं पता था कि आपने मज़दूरी भी की है? मैंने कहा ये वाला तो मेरे बच्चों को भी नहीं पता था। उनके लिए भी दैट वाज़ फर्स्ट टाइम। आपने यकीनन गालियां दी होंगी कि मेरे मुंह से निकलवा दी सब बातें। तो मैंने वही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपने अंदर का जो नहीं, बिल्कुल बशीर है ना, मालूम होना वो चाहिए, बाहर आई एम निकाल। प्राउड ऑफ यू। मतलब मेरी शायद वाइफ को भी नहीं पता, मेरी अम्मी को पता था। और ये सब सुनने के बाद फिर मेरी अम्मी वो सारी स्टोरी दोबारा मेरी जो है ना वाइफ को, मेरी बहनों को कह रहे ये तो इसकी किस्मत है, इसको अल्लाह ने बनाया, वो यही कहती हैं। और माँ की दुआ है। माँ की, वो खैर वो खुद ये तो नहीं कहती हैं वो, लेकिन वो आप ये तो कहती समझते हैं हैं। कि इसमें ये जो कुछ है इसकी अपनी काबिलियत थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चल इस पे कंट्रोल रखे, इसकी कापियां चेक करता था। लेकिन कह रहे हैं वो वाली बात जो ये कहता है ना, कह रहा है ये वाली बात मैं इसको हर बार झगड़ती थी कि ये तुम लोगों के घर में, और तुम अगर जाते भी हो तो कुछ पैसे वैसे ले लिया करो उनसे, फ्री में जाके क्यों करते हो? मैंने बोला मैं दुआएं लेता हूँ मैं लोग। अच्छा, एक चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा उसमें वो थी, वो ये था कि जो हमने बात की थी कि जी स्टाफ को जो है ना वो 60 पे जो वो किया जाता है, तो उसमें जो स्टाफ था ना, जैसे ब्रांच मैनेजर हैं या एरिया मैनेजर हैं या वीपी लेवल के लोग हैं ना, तो इस किस्म के लोगों ने कहा कि सर ये वाली चीज़ अगर आप करवा देंगे तो आपको, मैंने कहा यार मैं, हम करवा कुछ नहीं सकते, देखिए हम ये तो कोशिश हमने कर एक सकते अपने हैं, दिल की बात की है। बिल्कुल ये मैं अच्छा, फिर लेकिन एक बात मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो कह रहे थे कि देखिए सीनियर्स को तो ये लोग सालों सालों रखते हैं, वो हो जाते हैं, तो हमें क्यों नहीं रखते जबकि हमें ज़रूरत भी होती है, हमारा घर भी चलना होता है, हमारे बच्चे भी छोटे होते हैं। मैंने कहा मैं तो ये, हम तो दुआ करेंगे कि वो इस चीज़ को कंसीडर करें और देखें कि जी जहाँ लोगों की ज़रूरत है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चले, उसको 65 ना करें। आप 1-1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ही रख लें और उसकी परफॉर्मेंस देखते रहें और 65 में उसको रिटायर कर दें, क्योंकि बाकी बैंक भी यही कर रहे हैं। तो अगर हम कर लेते हैं तो एक जो हम कह रहे हैं ना कि मीज़ान फैमिली। मेरी कोशिश थी, और बड़ा इसका हौसला शिकन जवाब मिला मुझे, अच्छा। टॉप लेवल से बड़ा हौसला शिकन जवाब मिला, हुँ, जिसकी मुझे मायूसी हुई काफ़ी, हुँ। लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। हाँ, और मतलब हम तो कोई वो नहीं है, हमारी शायद अथॉरिटी नहीं आपको है। पता हो या ना पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुँ, बहुत कम लोगों को पता है कि जो एम्प्लॉयी बेनिफिट फंड ट्रस्ट जो बना था, जी, जी। वो मेरी ज़ाती कोशिश से इरफान साहब ने बनाया था, ये उस अच्छा, बैंक की माशाअल्लाह, कैसे गए। तो माशाअल्लाह। मैं तो उसी उसमें था कि बात माकूल लोगों की मानी जाएगी, हुँ, लेकिन अभी ये बात जो है ना वो ऊपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। जबकि कई उनकी बैंकों ने मर्ज़ी। और वजह ये है कि हुँ, मैं भी समझता हूँ कि आप कैसे कहते हैं साहब, मैं अगर डिपार्टमेंटल हेड हूँ तो मुझे आप 2-2 दफ़ा दे दें कॉन्ट्रैक्ट ये, और जो बेचारा भागलपुर में बैठा हुआ है, ज़िंदगी लगा और दी उसकी है। ज़रूरत है ना, मतलब वो उसके बच्चे तो छोटे चलें हैं, एक उसके बार बच्चे फिर पढ़ कोशिश रहे हैं। करके हाँ, देखेंगे कि अल्लाह करे। उसके बच्चे पढ़ और रहे हैं उसके, लेकिन बशीर भाई छोटे हैं इस जी। पे ना आप अकेले काम कर नहीं, सकते हैं, मैं कहता बिल्कुल। हूँ ये हमारे एम्प्लॉइज़ जो है हमारे नहीं, साथ हैं देखिए मैं, उनको हम ये भी। नहीं कर रहे हैं मीज़ान के लिए। एक बैंक ने तो ऑलरेडी कर दिया, बल्कि 1 या 2 बैंक ऐसे हैं कि जो कर रहे हैं। करना पड़ेगा। एचबीएल ने तो 65 कर दिया है, बैंक अभी वो साल-साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहा है। लेकिन हम ये सारे बैंकों से जो हमारे जानने वाले हैं, आपके जानने वाले जो ये सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। देखिए कोई तो वजह है हुँ। कि इस ग्रुप का नाम पहले मीज़ानियन था, फिर मैंने बदल दिया, अब वो और बेटर बने। और मेरा ख़्याल है कि ये बात बड़ी माकूल है, और इस पे संजीदगी गौर करना पड़ेगा हुँ, कि अगर घोड़ा अगर बूढ़ा हो जाए, सारी उम्र खिदमत दी कर दी उसने, हुँ। तो आप बेरहमी से गोली नहीं मार सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, आप उससे एग्ज़ैक्टली। काम काम लें लें, उससे जितना वो ये। कर सकता है उसे लें, जी, उसके बाद और इस जी, पर अकेले ना आपके बस की बात है, ना मेरे बिल्कुल बस सही। की बात है। इस पे खुद जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरा आपका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। हम तो वैसे ही देखें रिटायर हो गए, 65 से ऊपर चले गए, हम तो वैसे ही कट हो गए ना, तो हमें ना लें। मैं तो 71 का हो गया हूँ। तो लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि नई जनरेशन जो है उसको थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए, क्योंकि 55-56 साल की उम्र के बाद से लोग बड़ी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ़ इस वजह से ले रहा हूँ ना कि हम बहुत शोर करते हैं, टू बी सॉरी। जी। मीज़ान फैमिली, मीज़ान फैमिली। तो मीज़ान फैमिली, वेयर इज़ मीज़ान फैमिली?
मैं बोलूँगा आप फैमिली हैं एज लॉन्ग एज यू वर्किंग, उसके बाद आप फैमिली नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता फैमिली में। बहुत सारे सवालात हैं जो सारे इंटरव्यू देखने के बाद जो मीज़ान फैमिली के मेंबरान के ज़हनों में उठेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैमिली। हाँ, फैमिली का ये थोड़ी मतलब है कि जब आप हाँ, काम करें तो आप फैमिली मेरा में जो जिस चीज़ पे मैंने इसको शुरू किया था, फिर मैंने इसको रैप अप भी किया, वो यही था कि फैमिली जो होती है वो किसी ख़ास एज से नहीं होती है। अगर कोई बुज़ुर्ग भी है तो फैमिली मेंबर रहता है, रहता ठीक है, है? बिल्कुल सही तो बात है। आप उसकी केयरिंग करनी पड़ती है। देखना आप ये नहीं पड़ता है कहेंगे उसको। दादा बेकार हो गया उसको साइड में छोड़ दो उसको ये, ईदी का डाल के आ जाओ उसको। और दैट इज़ आपको योर हम नहीं फैमिली। कह रहे कि आप उसको उसी पोज़ीशन पे, उसी सैलरी पे रखें, लेकिन एक माकूल तनख्वाह दे के आप उसको रिटेन कर सकते हैं ना, कोई और काम दे सकते हैं, जब वो कर सकता है, तो आपको वो काम भी अच्छा कर सकता है जो कर अच्छा रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी, कर सकते, मैं जी। कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, हमारे पास बड़े-बड़े लोग जैसे एरिया मैनेजर हमारा कोई चला जाए, हमारे पास ब्रांच मैनेजर चला जाए, हमारे पास रीजनल मैनेजर चला जाए, हम अंदर से नहीं लेते, पता नहीं क्यों? एक बड़ी अहम चीज़ जिस पे थोड़ा-सा मेरा इख्तिलाफ भी हुआ आपके ऊपर की टीम से कि उनका कहना ये है कि साहब इतने जो यंग जनरेशन के लोग आ रहे हैं वो कहाँ जाएँगे और कैसे खपेंगे, क्या तो आप करेंगे? लोग जाएँ ना, बुड्ढे हैं। तो मैं उनसे बात कहता कि देखें, हुँ, आपके बैंक के अंदर साल के कितने लोग रिटायर होते होंगे? एग्ज़ैक्टली। आपकी ब्रांचेज़ कितनी एक्सपेंड हो रही हैं और कितनी एक्सपेंड होंगी? आप उनको क्यों नहीं खपाते हैं? किसी का हक थोड़ी मार रहे हैं ये लोग। इसमें थोड़ी जो बहुत बेचारा हैदराबाद के अंदर ब्रांच मैनेजर लगा हुआ है कई साल से ये, हुँ, तो वो अगर आप उसको कंटिन्यू करा देंगे 5 साल तो उसका किसी का हक नहीं मारेगा, वो आपको बेहतर करके देगा। इस पे कोशिश जारी रखिएगा। चलें हमारी मैं तरफ भी से तो कोशिश अब जारी रखूँगा। अब मैं मीज़ान के फोरम से कोई बात नहीं करूँगा। मैं अब फिर बैंकिंग कह रहा सेक्टर की हूँ, बात दिस इज़ करूँगा। नॉट जस्ट फॉर मीज़ान, जो हम कह रहे हैं, जो हम जी। कह रहे हैं ना कि लोगों को रिटेन करें अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेशली उनकी जिनकी नीड है, हम वी आर रिक्वेस्टिंग दिस टू ऑल द बैंक, द इंडस्ट्री। देखिए एक बैंकिंग ही है पाकिस्तान में जो माशा से फ्लॉरिश हो रही है। हुँ। बाकी तो हर जगह आप देखें ना, कुछ ना कुछ अप डाउन होते रहते हैं। अगर ये देखिए, मुझे याद है 17 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ आचार्य ने ये कहा कि बशीर साहब रुक जाइए, कोई इंटरव्यू नहीं मिला, हमारे पास सारी सीटें पूरी हो गई हैं। तो लोग तो हम कंटिन्यूस लिए चले जा रहे हैं, और एक बंदा है जिसको हम रिटायर कर देते हैं या छोड़ के चला जाता है, वो शायद में भी 1 लाख का होता है, हम उसकी जगह 2 लाख वाला बंदा रख लेते हैं। तो भाई उसी को 1 लाख वाले को आप कर और लें। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पास 20 सारे एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी ऑनगोइंग ट्रेनिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो जो लोग पहले सीनियर रिटायर होके जा चुके थे, शुएब भाई साहब थे, आप थे, ये लोग थे, इनको कम से कम अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं रखते हैं, तो वो वाले काम करा दें, वो काम हाँ। कराया था जैसे लोगों क्योंकि उनको लोग पॉलिसीज़ का पता है, प्रोसीजर का पता है, कल्चर का पता है, और वो दे आर द बेस्ट। मैं हुँ। इसराज सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ, तो ही वाज़ यूबीएल बैंक, मतलब वो तो स्टाफ थे ना, फिर वो एक सीनियर लेवल पे पहुँचे, आगा हसन आब्दी साहब जैसे लोगों के साथ काम किया। ही रोट ए बुक एंड ही वाज़ अ ट्रेनिंग हेड इन बैंक अल अबीब। तो मतलब ऐसी तो नहीं वो सेठों ने उसको रख लिया था ना, उनको नॉलेज थी ना, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करी और वो लोगों को ट्रेनिंग देते रहे, तो वो वाले काम लिए जा सकते हैं। और दूसरे काम लिए, एक और चीज़ है जो मुझे लोगों ने इसमें एक कही। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अक्सर वो आपने मेरे थंबनेल चेंज करवाए थे स्टेट कल्चर को मैं तब्दील कर जी, दिया था। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना ये एक स्टेट कल्चर और एक कॉर्पोरेट स्टेट कल्चर, हुँ, स्टेट कल्चर के जो बैंक है वो आज भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि इस आदमी ने इतनी खिदमत की थी ये, लेट हिम कंटिन्यू। मैं तो कह रहा हूँ। और कॉर्पोरेट स्टेट कल्चर जो है ना, उसमें नहीं ना, है, उसमें उसमें नहीं है, नहीं है, उसमें उसमें नहीं नहीं है। है। दैट इज़ वेरी डेंजरस, हुँ। दैट इज़ वेरी डेंजरस। एक और चीज़ जो लोगों ने रिक्वेस्ट की कही, मैं मतलब अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स हैं, वो ये है कि जी बाकी सारे बैंकों में ना मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं ये है कि जी बंदा चलें आप उसको ना रिटेन करें। लेकिन अगर उसका कोई बच्चा है जो उसको उसके बाद देयर इज़ नो सपोर्ट, आप उसके बच्चे को क्यों नहीं हायर कर लेते भाई? उसको कहें ना कि अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ा लिखा खुदा है के तो लिए तरस खा के किसी को नौकरी हाँ, ना दें वरना स्टील मिल पीआई का असर होगा। लेकिन आप मेरिट पे तो ले लो। मेरिट पे तो ले लेना उसको। मतलब उसकी और उसको हम कब कह रहे हैं कि उसको अगर ब्रांच मैनेजर तो ब्रांच मैनेजर ही लें। भाई आप उसको कैशियर ले लें, सॉर्टर ले लें, कुछ भी ले लें। उसका घर चलता रहेगा ना। तो ये जो फैमिली कल्चर की बात हो रही है, तो दिस इज़ हाउ द फैमिली विल ग्रो। डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा। हाँ, स्लोगन से काम नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। आप बताएँ कि व्हाट प्लान डू यू हैव और वो आफ्टर द एज ऑफ चीज़ें 60? जो हाइलाइट में लोग कहते हैं कि जी आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि जी यहाँ पे जो है ना वो मेरिट है ना, वो सिर्फ़ ये है कि जी हर किसी से ये पूछा जाता है तुमने कंट्रीब्यूट कितना किया है। ये सबको आप कंट्रीब्यूशन पे लगा देंगे तो वेयर इज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी? उसका सबसे बड़ा फिर इम्पैक्ट ये हुआ कि वो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी ये, हुँ। कि जो बीडीए है वो एलिवेट होके ब्रांच मैनेजर हुआ, एरिया मैनेजर हुआ, रीजनल रीजनल मैनेजर मैनेजर हो भी गया। बन गया। मेंटालिटी उसकी वही रही वही रही। कि वो अचीव क्या-क्या, डिपॉज़िट कितना लाके दिया। और शोएब कुरैशी साहब थे, उनकी ये आदत थी कि अगर सेल्स का बंदा ब्रांच मैनेजर बन रहा होता था, तो वो कहते थे कि जब तक बशीर बलोच इंटरव्यू नहीं करेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू कीप यू एज़ अ ब्रांच मैनेजर। और बाकायदा 2-2 3-3 हफ्ते के लिए ब्रांचेज़ में पोस्ट करते थे। सही बात एक बार मुझे याद है मैंने जाके उनको मना कर दिया। मैंने कहा सर आप मुझे मुझे क्यों भेजते हैं ये वाले केसेज़? मेरे तो
यार बोलो समझा करे ना, इसको इतना तो पता होना चाहिए ना कि पे ऑर्डर कैसे बनते हैं, क्लियरिंग कैसे होती है। ये जाके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेकर आता है, कल को ब्रांच मैनेजर बन गया और अगर ऑपरेशन मैनेजर ब्रांच में नहीं है, छुट्टी पर है, तो मतलब कोई इसको चूना लगा जाएगा। ये तो नहीं नहीं, ईमानदारी ये तो बात बात है कि आपकी जो सही है। कॉर्पोरेट सेट कल्चर में इसको रियलाइज करना पड़ेगा कि तनख्वाहें जितनी मर्जी बढ़ा दो, लेकिन रीडेजिग्नेट करने से पहले, एंड प्रमोट करने अगेन से पहले। इन एमसीबी एंड बैंक अलबी, हम हर चीज में तो बैंक अलबी का हवाला देते हैं। नोबडी कैन बिकम अ ब्रांच मैनेजर अनलेस ही इज ऑपरेशन मैनेजर। अनलेस ऑप्शन हो जाए, वो कहते हैं कि भाई ये ऑपरेशन तुमने नहीं किया तो ब्रांच मैनेजर बनकर तो तुमने सत्यानाश ही करना है ना। मतलब एलिवेट करने पहले आप उसको ट्रांसफर तो करें जगह पे। मतलब बैंक में है तो वो बैंक का तो कहला है ना, इसको पता हो ना, क्योंकि ये ब्रांच मैनेजर जब किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, अकाउंट खोलने जब रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसको डॉक्यूमेंट पूछता है, उसको पता नहीं होता कि क्या डॉक्यूमेंट है। वो कहते हैं जी मैं वो अपने वीडियो को भेजूंगा या मैं फलाने को भेजूंगा, वो आपको समझाएगा, आप खाली हामी भरें कि जी अकाउंट खोलेंगे हमारे पास। अच्छा एक और चीज़ है, वो मैं हाईलाइट करूंगा कि जो सक्सेशन प्लान, हर बैंक में एक सक्सेशन प्लान होना चाहिए ना, कि अगर मैं जाऊंगा, जैसे मैं गया, तो मेरे बाद पीछे बंदे ट्रेन होने चाहिए। तो बिल्कुल। ये चीज़ लेक करती है हमारे पास, खास तौर पर हेड ऑफिस लेवल पे। अगर कोई चला जाए ना, तो उसके पीछे ये नहीं होता कि जी, एक चीज़ होती है ना कि आइडेंटिफाई करें कि आपका नंबर 2 कौन है। आप जो ये मर्जी कहते ब्रांच रहें, में भी हो, ये ऑपरेशन के भी अंडर में हो कि जी ऑपरेशन मैनेजर कौन है नेक्स्ट, ब्रांच मैनेजर नेक्स्ट कौन है, तो एरिया मैनेजर कौन बनेगा। ये ऐड देना, आईजीपी देना, फिर अपने हिसाब से सेलेक्ट करना, दैट इज नॉट द वे। You should identify who's the next person to become the branch manager, area manager, and regional manager. नंबर एक और नंबर दो मैं समझता हूँ कि ये तो मैनेजमेंट की और एचआर की खराबी है कि अगर कोई नंबर टू अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको इस पोजीशन के लिए तैयार क्यों नहीं किया आपने, एग्जैक्टली आप ट्रेन करें, जो कुछ भी करें। क्योंकि अक्सर ये होता है, अक्सर ये होता है कि मैं देखता हूँ कि ऊपर से पैराशूटर्स आते हैं, हॉरिजॉन्टली दूसरे लोग आते हैं, लेकिन जो बंदा नीचे लगा रहा है ये, और उसे 8 साल लगा दिया एज नंबर 2, लेकिन फिर उसके मालूम हुआ कि ये बड़े मियाँ तो जा रहे हैं, चांस मेरा फिर भी नहीं है। सही बात है, नहीं कोई और आ जाएगा, बाहर से आ जाएगा, हाँ, किसी और तो को क्या लाके आ जाएंगे। फिर कैसी फैमिली, कहाँ की फैमिली। ये चीज मतलब फैमिली में तो सबको पता होता है ना कौन किस काबिल है। एक बंदा होता है जो ये शादियों में जाता है फैमिली की तरफ से, बड़े बूढ़ों की तरफ से, एक बंदा होता है जो पुरसे होने जा रहा होता है, एक बंदा होता है कोई नाचाकी हो गई तो वो जाता है फैमिली की तरफ से। तो वेयर इज दैट पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। और हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। और जो एक और चीज है ना हमारे पास जो लैक करती है, और ये पहले नहीं होता था, एंड आई एम थैंकफुल टू अरशद साहब, जब तक अरशद साहब रहे हेड ऑफ ऑपरेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन उसमें ये था कि ऑपरेशन और कंट्रोल्स पे कंप्रोमाइजेशन नहीं थी। और एक अच्छा ऑपरेशन अगर मीज़ान बैंक में अगर मैं कहूँगा बनाऊँगा, दैट इज़ द क्रेडिट गोज़ टू अरशद साहब। अरशद बेदी साहब, जी, द वे ही सपोर्टेड जिस तरीके से। और ऐसा नहीं है, हमने कभी नहीं कहा ऑपरेशन वालों को कि आप सेल्स ना करें, आप डिपॉजिट नहीं करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ऑपरेशन वाले जिससे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं सेल में, और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस बैंक का ये हाल होगा जो नेशनल बैंक का है। नेशनल बैंक में अगर पब्लिक की डिपॉजिट, पब्लिक के जो गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट हैं, वो अगर आप निकाल दें, तो नो ऑर्डिनरी पर्सन और कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल ओपन एन अकाउंट नेशनल बैंक, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन इज कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे देयर नो कंट्रोल। ऑपरेशन के लोग इस तरीके से काम करते हैं कि अल्लाह ना करे वो मीज़ान बैंक में कल्चर शुरू हो, तो यहाँ पे कोई भी नहीं रुकेगा। तो ये ऑपरेशन की टीम है ना, इन्होंने इस अंपायर को खड़ा किया है बाय प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज इन द फ्रंट लाइन। जी। आपका कैशियर जो है ना, इजी एम्बेसडर, तो वो जिस तरीके से डीलिंग होती है, इन क्रेडिट अगेन गोज टू आरिफ इस्लाम साहब। उन्होंने जो कल्चर बनाया ना कस्टमर सर्विस का और क्वालिटी कंट्रोल का, ये उसकी सबब हुआ है कि जी ऑपरेशन वाले इस किस्म की सर्विसेज देते हैं, तो लोग मीज़ान बैंक के पास आते हैं। मीज़ान बैंक में किसी की पर्सनल कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। वो जितना बड़ा ग्रुप ऐड आ जाए, वो कहे ना कि मैंने जीरो, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। और मीज़ान बैंक का एक ब्रांड है। आप चांद पे भी, किसी ज़माने में किसी और बैंक के लिए कहा जाता था, अभी आप चांद पे भी मीज़ान बैंक खोलेंगे ना, तो वो एलियंस आएंगे अकाउंट खोलने के लिए, और अकाउंट खुलेंगे और वो ब्रांच प्रॉफिट में जाएगी। तो इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस जी, बट कॉम्बिनेशन इज दैट ऑनरशिप जो है ना, सबको अपने हिसाब से लेनी चाहिए। और वो मैं क्लोज करूंगा अपना एक छोटी सी स्टोरी के साथ कि जी ऑनरशिप की जो लेकिंग है ना, वो हर चीज़ पे ना शेयर्स वाले जो है ना, वो ना लें क्रेडिट कि जी ये डिपॉजिट आया तो हम लेकर आए हैं, प्रॉफिट हुआ तो हम लेकर आए हैं। देयर आर दी स्प्रेड्स, एग्जैक्टली। इसमें कंट्रीब्यूशन है उन सारे लोगों का, और उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए सबको कि जी ये लोग हैं जो हमारे फ्रंट पे हैं, दे आर द सोल्जर्स,
who were fighting in front, और जिसकी वजह से ये तो बेतुकी सी बात है, जैसे कि मैं कहता हूँ गाड़ी के अंदर जो है वो एक्सेलेरेटर शोर मचाना शुरू कर दे, ये ब्रेकें कहाँ से आ गई बीच में, गाड़ी तो हम तेज चला रहे हैं। तो ये बैंक सबकी के अंदर ये तरफ नहीं से हो है। सकता है कि आप सिर्फ तो सेल्स स्टाफ को ही सारा ऑनरशिप पे क्रेडिट हमारी दें। बात हो रही थी, तो ऑनरशिप में ये कहूंगा कि एक छोटी सी स्टोरी जिसमें मैं क्लोज करूंगा कि एक साहब थे मेरी तरह के मजदूर, वो घर बनाते थे। वो आपको पता है अमेरिका कनाडा वगैरह में लकड़ियों के ज्यादा घर बनते हैं, तो वो प्लान जो है ना वो उसकी होती है, बाकी तो सब लकड़ी होता है। एंड ही वाज वेरी गुड, मतलब एक बड़ी कंपनी के साथ वो बिल्कुल ना घर बनाते थे। तो वो वाज असाइन एज अ सुपरवाइजर कि जो घर बनेगा तो ये बनाएंगे। तो ही वाज वेरी फेमस, और कस्टमर आके उसका नाम लेके कहते थे कि फलाने को रिपीट करें। तो वन फाइन मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू रिटायर। अब उसकी ज्यादा एज हो गई थी, वो करने से कहा कि आई कैन नॉट गिव मोर मच टाइम, आई वांट टू रिटायर, एंड दिस इज द स्टोरी टू शो द ओनरशिप। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा फिर एक काम करें कि बिफोर यू रिटायर आप एक लास्ट घर बना दें हमारे लिए। उसने कहा ठीक है फाइन। तो उसको एक घर दिया गया, उसने वो घर बनाया। अब क्योंकि ही वाज इन द स्पिरिट ऑफ लिविंग आउट, हाँ होता है ना लोगों का, अब तो मैं जा रहा हूँ, तो उसने ऐसे वैसे खाना पूरी खाना पूरी करके ना एक घर बना के उनका कि जी वो घर तैयार है, तो ये इसकी चाबी है। उसने कहा चाबी आप मुझे अभी ना दें, आप ऐसा करें अपनी वाइफ को और फैमिली को भी लेकर आइएगा कल, वी वांट टू शो यू समथिंग, हैव देयर फीडबैक। हाँ हैव देयर फीडबैक। ये कैसे? अच्छा, वो जब अपनी वाइफ को और फैमिली को लेकर आया, तो वो जो कंपनी के जो सीईओ थे ना, उन्होंने सारे स्टाफ को बुला के कहा कि द लास्ट द होम यू मेड एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी, दिस इज फॉर यू। उस तरह की अच्छा, इसको तो घर मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में फिल्म चलना शुरू हो गई कि यार ये वाला घर मैंने वैसे नहीं बनाता जैसे मैं पहले वाले बनाता था। अगर पता होता कि ये घर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो कुछ मैं और, तो उसको कुछ और आपने तो कहानी ऐसे मोड़ में लगे मारी है कि तो भाई वो यू कैन पीपल हैव जो टू लोग वर्क दैट वे, जब देर रिटायरमेंट है, इनको अपने आखिरी दिन तक यही सोचना चाहिए कि कि ये मेरा घर है, मेरा एक आइडियल चीज होनी मेरी चाहिए आइडियल इसमें। चीज होनी चाहिए टिल द लास्ट डे आई मूव आउट फ्रॉम दिस। और तो शायद ये असूल जो है सिर्फ नौकरी पे नहीं बल्कि जिंदगी पे भी होना चाहिए। इतलाक होता है। ओनरशिप ओनरशिप ओनरशिप, अगर आप किसी कंपनी में कोई कंपनी छोटी हो बड़ी हो, जब तक आप उस पे ये सोच के काम नहीं करेंगे कि ये मेरा है, दिस इज माइन, तो वो कभी भी आप दुकान पे भी आपने जो काम स्टोरी कर रहे हैं सुनाई मैं समझ सकता हूँ कि अगर पहले उनको बताया जाता कि ये आपको मिलेगा, ना। हाँ ये तो घर मकान बनेगा कुछ और बनता होगा। एग्जैक्टली, उसने तो उसमें फिर शिशके लगाने थे ना, जी, मतलब तो अपने ये हिसाब से तो मटेरियल लगाना था। वो डिपार्टमेंटल हेड जिनके पास उनकी टीम होती है नंबर 2 की, जी तो इसमें तो नहीं कुछ आई एम थैंकफुल टू माय डिपार्टमेंट, माय टीम, दे मच नॉट माय टीम इन हेड ऑफिस। मैं कहूंगा जितने भी ऑपरेशन वाले हैं, दे ऑल माय टीम, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द मीजान बैंक इज माय टीम एंड दे आर स्टिल माय टीम एंड दे हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर मी। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कैमरे के सामने। मैं आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाऊंगा, और मेरा तो बिल्कुल। इंटरेक्शन कम रहा है, लेकिन मैं यकीन करें कि जी। जो खुसन हमारी जो ब्रांच टीम वगैरह जो है, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। दे आर अनसंग हीरोज, बिल्कुल कि बिल्कुल ये वो बिल्कुल हैं कि जिनके, क्योंकि And- मैं कहता हूँ कि जो जी। आदमी बैठा हुआ है दुक्की के अंदर, लड़ाई के अंदर, पशीन के अंदर, ही इज द फेस ऑफ मीजान बैंक। बिल्कुल बिल्कुल लोग किसी को नहीं पहचानते, इसको पहचानते हैं। ये हमारी जो टीम है इसने ऊपर आगे बढ़ाया है। बिल्कुल इनकी केयरिंग करें, इनकी केयरिंग करें। ये जो सालाना आप ये लोग करते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये पता नहीं कोई नाम देते हैं, पता नहीं कौन सा हाउस, और वो एक पहले जलसा टाउन होता हॉल था, वगैरह। टाउन हॉल। तो भाई एक आध टाउन हॉल जो है ना ऑपरेशन वालों के साथ भी कर लें, और ये हेड ऑफिस से कुछ लोग जाके ना इनसे मिल लें, इनको तबकी दें, इनको थैंक यू बोलें, बिकॉज दे आर द वन हु इज रनिंग दिस बैंक, नॉट सेल्स वाला। आई एम सॉरी, मैं सेल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इट इज देयर कंट्रीब्यूशन बाय कीपिंग दोस कस्टमर एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, इंजन दे आर में इक्वली रिस्पांसिबल। इंजन में हर पुर्जा अपनी जगह पे हेड काम ऑफिस कर के जितने डिपार्टमेंट है, कंट्रोल्स वाले, वो बात ये होती है ना कि आप तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो भाई सबने कंट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी ने कंट्रोल्स पे भी वो कर रखने, चेक रखने हैं। मैंने कहा ना, आप ऑडिट को नहीं कह सकते कि आप भी जाके जो है ना डिपॉजिट लेकर आए, या कंप्लायंस वाले को नहीं कह सकते कि आपकी टीम ने डिपॉजिट नहीं लाया तो आपको नहीं होगा, या ऑपरेशन वालों से नहीं कह सकते बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग। ट्रेजरी के साथ बैक ऑफिस अगर लगा है तो उसका कोई पर्पस है। डील तो अभी भी ट्रेजरी वाले ही डालते हैं ना, तो उन्हीं के हेड को देते हैं, वो खुद ही ऑथराइज कर लिया करेगा, आपका स्टाफ बच जाएगा 15-20 जो सैलरी देते हैं। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि देखिए गाड़ियों के अंदर आपको मालूम है ना कि वो एक सेफ्टी का लगा होता है, जब एक्सीडेंट होगा तो वो फौरन आके उसको रोक लेगा। जी जी जी, एयर बैग जो होता है, एयर बैग्स जो होते हैं जी। अब अगर एक्सेलेटर झगड़ा शुरू कर दे कि काम तो मेरा, ये एयर बैग का खर्चा निकल जाए, एयर बैग निकाल के बाहर फेंक दो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, उसका एयर बैग का कमाल ही है कि उसका इस्तेमाल ना हो। एग्जैक्टली, इस्तेमाल ना हो, और वो इस्तेमाल हो तो एक खास जगह पे हो, जी, जब उसकी अफादियत हो पूरी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज रह गई थी बिफोर क्लोजिंग, वो ये थी कि फैज साहब की, मैं कह रहा हूँ कि फैज साहब मेरे मोहसिन हैं, वो छोटी सा एक वो आपको शेयर करूँ कि मुझे, आपको पता है मेरा बाईपास हुआ था। फैज अहमद फैज,
नहीं मुकाम फैज़ फैज़ नहीं, हमारे फैज़ू भाई, अच्छा ठीक है। तो वो मुझे ना यहाँ सर्वाइकल में थोड़ा पेन वगैरह होता था, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। अच्छा वो मुझे डॉक्टर के पास चला गया तो उन्होंने कहा कि भई आपको तो बहुत ज़्यादा बीपी है। तो वो ऐसे ही मुझे पता था फैज़ साहब को रहता है, डिपार्टमेंट ही ऐसा है और शुरू-शुरू में जब T24 हाँ लगा था तो वो बहुत वहाँ पे आपको पता है हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि भई दवाई कौन-सी लेते हैं आप? ये कहना क्यों? मैंने बोला वो मुझे डॉक्टर ने कहा बीपी है तो तू जो गोली है तो वो मुझे बता दे। कह रहा है अबे चल ऐसा थोड़ी होता है, डॉक्टर को दिखा वो गोली देगा। अच्छा उसके बाद अच्छा इतना झगड़ा होता था हमारा फैज़ साहब और इकबाल का कि बात प्रेज़ेंट साहब तक चली गई थी। तो वो एक लंबी स्टोरी है कि हम बहुत झगड़ते थे हर चीज़ पे। तो वो पीछे पड़ गया मेरे, हर थोड़े दिन में मुझे पूछे, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को देखा मैं कहता नहीं। तो एक दिन पता है मुझे क्या कह रहे हैं? काफ़ी अर्से इसमें 2 साल निकल गए तो कह रहे हैं डॉक्टर के पास गए मैंने कहा अच्छा कह रहे एक बात सुन। बहुत वो ही वाज़ वेरी फ्रेंडली विद मी। कह रहे एक बात सुन, एक दिन ना खबर आएगी। कह रहे ईमेलें चलती है ना फलाने का इंतकाल होगा, एक ईमेल चलेगी, बशीर बलोच या तो मर गए, दैट वाज़ हिज़ वर्ड या तुझे ना उनको फालज हो गया और तू अस्पताल में पड़ा होगा ऐसे और कह रहा मैं तुझे देखने नहीं आऊँगा। दैट इज़ व्हाट ही सेड। और चंद दिनों तक दोस्तों की फेसबुक पे रिप 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 रिप्ले आता बाद में सब रहेगा। भूल जाएंगे। तो कहने लगा अब तुझे जाना है और फिर उसने कहा कि नहीं फिर मैं डेट लेता हूँ। ही कॉल्ड ज़िया साहब, उसने कहा कि यार इसका ये मसला है, ये डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता? और जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं करना है, आपने जाकर ना एग्ज़ीक्यूटिव चेक करवाना है, तो तुम फ़ोन पे भी लेट ले लो। अच्छा मैंने फिर कर लिया, मैं तंग आ गया था। अच्छा मेरा ये था, यार वो सैटरडे वाले दिन नहीं मिलता है। अबे कह रहा अच्छा उसने कहा कि जैसे ये नहीं आएगा ना और ज़िया यार ये नहीं आएगा तो बैंक बंद हो जाएगा क्या? तो उसने कहा ये पागल है। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और वो एग्ज़ीक्यूटिव चेक में लगा कि जी वो अब वो बात हुई कि जी मेरे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है। फिर उन्होंने कहा कि भई और क्या मसला है? मैंने कहा मैं 5-10 मिनट चलता हूँ तो मेरी साँस फूल हाफ जाती है। मिनट हाँ, और तो उन्होंने कहा कि भई आपका ऑफ़िस मैंने कहा मैं बैंक में बैठा रहता हूँ सारा दिन। तो कहने लगा सीढ़ियाँ वग़ैरह मैंने बोला सीढ़ियाँ इतनी चढ़ता हूँ मैं गाड़ी से निकल के लिफ्ट में, लिफ्ट से चेयर तक। और मैंने बोला जिस दिन मैं चढ़ जाता हूँ तो ऊपर चढ़ के मेरी साँस फूल जाती है। उन्होंने कहा कि जी हमारी सजेशन है आप एंजियोग्राफ़ी करवा लें एक बार। अच्छा एंजियोग्राफ़ी की तो पता अच्छा अदरवाइज़ आई एम फाइन। मुझे कोई मसला नहीं, बस ये साँस चढ़ती है। पता चला 3 ब्लॉकेज हैं, एक तो 90% है। ओ माय गॉड, ये बिकॉज़ फैज़ साहब इतना ये पीछे पड़े टाइम ही मालूम है। एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब आई एम सो थैंकफुल टू कि जी उन्होंने मुझे परस्यू किया, मेरे पीछे पड़े रहे और मैंने आरिफ साहब मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको भी बताया। तो कहने लगे नहीं दैट वे ही वाज़ एन एंजल फॉर यू। तो मतलब वो आई वाज़ फाइन और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पास टाइम भी नहीं है और कह रहे हैं आपका एंजियोप्लास्टी भी नहीं होगा। क्योंकि आपके 3 ब्लॉकेज है और एंजियोप्लास्टी में जब भी होता है तो वो बबल जब खोलते हैं तो वो वेन बंद हो जाती है। अब आपके इतने ब्लॉकेज हैं अगर वो एक हमने बंद कर दी तो बाकी ने अगर काम करना छोड़ दिया तो आपका तो बाईपास ही होगा। तो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह एंड देन टू मोहसिन फैज़ साहब कि जी चलिए चलिए। देखें दिस इज़ कॉल्ड फैमिली। बहुत हाँ, ऐसे फैमिली बहुत से दिस लोग इज़ हैं फैमिली कि जी इसमें भी उसे क्या था उसने इनफ़रादी तौर पे मैं बिल्कुल बताऊँ कि इनफ़रादी तौर पे हुँ। मुझे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लोग मिले। लेकिन वो इज्तिमाई तौर पे फिर वो एग्ज़ैक्टली चलें अल्लाह खुश रखे उनको भी और बाकी लोगों को भी, सारी फ़ैमिली को मेज़बान की एंड स्पेशली टू यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप जितना स्पीकिंग मर्ज़ी माय तारीफ़ हार्ट कर लें, आउट। मैं इसको काट दूँगा। नहीं, वो दैट इज़ अप टू यू। बहुत-बहुत शुक्रिया कि चलें आपने बहुत-बहुत दावत दी। शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। खुश रखे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।